अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सब खैरियत से हैं? बेटा आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा इससे पहले हम इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं। जब आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था ना चैप्टर का, उसमें हमने कहा था कि हम इस फिजिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में टोटल 3 चीजें अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 डायफ्रैक्शन और नंबर 3 पोलराइजेशन। तो अभी हम चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन इन जनरल होती क्या है? बेटा वेव्स एक प्रॉपर्टी शो करती हैं जिस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव्स। जब वेव के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वेव्स उस रुकावट से थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। तो क्या डेफिनेशन है बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल and spreading of light waves into the geometrical shadow of an obstacle. This is called diffraction. अब बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है, बिकॉज अगर हम लाइट की कॉर्पस्कुलर नेचर को अंडरस्टैंड करें, अगर हम न्यूटन की कॉर्पस्कुलर नेचर को समझें तो उसके मुताबिक डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं होती। और अगर हम हाइजेंस वेव थ्योरी को सही माने तो उसके लिए फिर जरूरी ये है हाइजेंस वेव थ्योरी अगर इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करके आ रही है तो डायफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करें। तो हम यही कोशिश करेंगे कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करें विद द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस वेव थ्योरी आपको याद होगी, उसने वेव फ्रंट्स का आइडिया दिया था कि लाइट प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वेव फ्रंट्स की हेल्प से, हाइजेंस वेव थ्योरी की हेल्प से लाइट की डायफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन हुई। तो ये बेटा वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने यूज किया था। ये वो 2 स्लिट्स हैं और ये सामने स्क्रीन है। दिस इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब बेटा अगर कॉर्पस्कुलर नेचर सही है तो होना क्या चाहिए था कि लाइट यहां से स्ट्रेट जाती और इन 2 जगह पर, एक यहां और एक यहां, मैक्सिमास बनाती। लेकिन आपने देखा है पिछले टॉपिक के अंदर कि लाइट सिर्फ इन 2 जगह पर मैक्सिमा नहीं बना रही, बल्कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, फ्रिंजेस का एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें सेंटर ऑफ द स्क्रीन वो ब्राइट होता है। अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन ब्राइट क्यों है बेटा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन ब्राइट इसलिए है कि यहां से जो वेव फ्रंट का हिस्सा पास कर रहा है, ये वेव फ्रंट पर मौजूद एक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं बेटा? ये अपने अपने वेव फ्रंट्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, every point on the wavefront, every point of the wavefront will act as a source of secondary wavelets। यानी ये जो वेवफ्रंट का पॉइंट है, जब ये इंटरेक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो ये क्या करेगा? ये अपने नए वेवफ्रंट्स बनाएगा। अब पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट्स बच्चे स्फेरिकल होते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा? ये अपने वेवफ्रंट्स बनाएगा और ये वेवफ्रंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट करते जाएंगे। और बेटा यहां पर जब ये वेवफ्रंट्स दोनों यहां से मूव करते हुए यहां पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं। अगर बेटा ये जो वेवफ्रंट्स की मदद से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ की हुई थी रेज ऑफ लाइट। तो एक रे यहां से आ रही है, एक रे यहां से आ रही है। अब चूंकि ये वाला पॉइंट सेंटर में है तो जितना डिस्टेंस इस वाली रे ने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस इस वाली रे ने ट्रेवल किया है। दोनों के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो बेटा जब ये दोनों के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से सेंटर में क्या बनता है? ब्राइट स्पॉट। अब बेटा देखो, अगर लाइट कॉर्पस्कुलर नेचर रखती, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो यहां से लाइट को बेंड नहीं होना चाहिए था। लाइट इस जगह से क्या हो रही है? इस किनारे से क्या हो रही है? रुकावट के किनारे से बेंड हो रही है। ये जो बेंडिंग वाली प्रॉपर्टी है इसको कहा जाता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है आपसे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या वो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए है या डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए है। तो होपफुली यहां से आपको आंसर मिल गया होगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली है तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। प्रूव तो वो वेव नेचर ऑफ लाइट करता है यूजिंग इंटरफेरेंस,
बट यहां डाइफ्रेक्शन भी होती है। लाइट की जो रेज हैं, लाइट की जो वेव्स हैं, वो यहां से इन स्लिट्स के किनारों से बेंड भी होती हैं। सो डाइफ्रेक्शन भी होती है, लेकिन है किस लिए? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। अब बेटा बुक में एक और एग्जांपल दी गई है, शैडो वाली एग्जांपल। अब जरा उस एग्जांपल पर भी एक नजर डालते हैं। बेटा क्या एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक छोटी सी बॉल है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां ये दीवार है या आप इसको स्क्रीन कह सकते हैं। बेटा अगर हम सोर्स को ऑन करें तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती एज पर न्यूटन्स आइडिया, तो होना क्या चाहिए था? लाइट इस जगह से सीधी चली जाती, इस जगह से सीधी चली जाती, और इतना बड़ा इसका इतना बड़ा सा शैडो बनना चाहिए था। क्यों शैडो इतना बड़ा बनना चाहिए था? बिकॉज इस जगह से जहां लाइट की रेज आगे पास नहीं कर सकती, ये लाइट की रेज देखें आगे नहीं जा पाएगी, यहां से भी लाइट की रेज ब्लॉक हो रही है, तो जहां लाइट नहीं पहुंच पाएगी वहां पर एक ब्लैक स्पॉट इतना सा बनना चाहिए था। लेकिन बेटा हैरानी इस बात पर हुई कि ये जो शैडो है इसके बिल्कुल सेंटर में ब्राइट स्पॉट बन रहा था। अब ये ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है? अगर हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते रहें, कॉर्पस्कुलर नेचर को कंसीडर करते रहें, तो लाइट को यहां से स्ट्रेट जाना चाहिए था दोनों जगह से, तो इस जगह पर तो लाइट पहुंच ही नहीं रही। लाइट अगर पहुंच नहीं रही तो यहां पर ब्राइट स्पॉट कैसे बन रहा है? इट मींस दैट कि लाइट पहुंच रही है। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट पहुंच कैसे रही है। बेटा एज पर हाइजेंस आइडिया, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट्स हैं। अब बेटा ये जो वेव फ्रंट, इतना इतना हिस्सा तो वेव फ्रंट का ब्लॉक हो गया, सिर्फ इतना हिस्सा वेव फ्रंट का आगे प्रोपेगेट करेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है वेव फ्रंट का, एज पर हाइजेंस थ्योरी, दिस पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वाला पॉइंट अपने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा। अब इसके सेकेंडरी वेवलेट्स बच्चों कैसे होंगे? इसके सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ ऐसे होंगे। तो ये वाला वेव फ्रंट जो है, अब ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, और यहां से ये वाला जो वेव फ्रंट हमने बनाया है, सेकेंडरी वेव फ्रंट जो बनाया है, ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। जब ये दोनों आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन पर जाकर ये करते हैं ओवरलैप, और स्क्रीन पर ओवरलैपिंग करने की वजह से ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने की वजह से सेंटर ऑफ द शैडो हमेशा ब्राइट होता है। इसको रेज की मदद से अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर रेज की मदद से अंडरस्टैंड करना है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस जगह से हो जाती है बेंड, और ये रे ऑफ लाइट इस ऑब्स्टेकल के किनारे से हो जाती है बेंड। अब ये दोनों रेज बेंड हो गई, तो बेटा चूंकि ये वाला पॉइंट सेंटर में है, तो सेंटर में होने की वजह से जितना डिस्टेंस इस वाली रे ने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस इस वाली रे ने ट्रेवल किया है। दोनों रेज के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, और बेटा अगर दो रेज के बीच कोई पाथ डिफरेंस ना हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बच्चों ब्राइट स्पॉट बनेगा, जिसकी वजह से जो किसी भी शैडो का सेंटर होता है वो ब्राइट होता है। तो ये डेफिनेशन में भी ये पॉइंट है। अब बेटा अगला पॉइंट, जो छोटा सा बुक के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रोमिनेंट डायफ्रेक्शन कब होती है। अक्सर आप लोग भी ये, अब जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे जी, हाथ का शैडो बनाएं तो दरमियान में हमें तो ब्राइट स्पॉट नजर नहीं आ रहा, सर कह रहे हैं जी दरमियान में ब्राइट स्पॉट बनेगा। बेटा उसकी वजह यह है कि जब हम ऐसे हाथ रख रहे हैं हमारे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। डायफ्रेक्शन को प्रोमिनेंट करने के लिए इस शर्त का पूरा होना जरूरी है। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो सेंटर ऑफ द शैडो जो है वो ब्राइट आपको नजर आएगा। अब वो कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आप लाइट के रास्ते में रख रहे हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या जो स्लिट आप रख रहे हैं, उसका जो साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। कंपेरेबल होने का मतलब क्या है? या तो उस रुकावट का, उस हर्डल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा हो या उसके बराबर हो। अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा होगा तो बेटा डायफ्रेक्शन तो हो रही होगी लाइट की, लेकिन वो डायफ्रेक्शन प्रोमिनेंट नहीं होगी।
प्रोमिनेंट डायफ्रेक्शन करने के लिए जरूरी होता है कि जो हर्डल रखी जाए, जो स्लिट लाइट के रास्ते में रखा जाए, उसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। जैसे ये एक बहुत बड़ा स्लिट है, अगर मैं स्लिट के रास्ते में ये वेव फ्रंट गुजर रहा है, अब बेटा ये वेव फ्रंट जब इसमें से गुजरेगा, इस पॉइंट में से, तो वो इन किनारों के साथ इंटरेक्ट करेगा। पूरा वेव फ्रंट तो आगे नहीं पास कर पा रहा, इतना इतना हिस्सा आगे पास कर रहा है, तो जब ये हिस्सा पास करेगा तो ये क्या होकर गुजरेगा, बेंड होकर गुजरेगा। यानी आपको लाइट यहां से बेंड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो स्लिट इसके रास्ते में रख दूं वो बहुत बड़ा हो और ये वेव फ्रंट ही छोटा सा हो, वेव फ्रंट इतना सा है, तो बेटा ये वेव फ्रंट जब इसमें से गुजरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये बेंड नहीं होगा, ये बेंड होगा, लेकिन ये बेंड बहुत थोड़ा होगा। बेंडिंग इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पानी के साथ, पानी के रास्ते में कुछ, पानी के अंदर कुछ वेव्स प्रोड्यूस करके और ऊपर आगे छोटी सी रुकावट रख दें और वहां से आप वेव्स को बेंड होता हुआ देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो बेटा क्या समझ में आया, पूरे टॉपिक से हमने क्या सीखा कि जो वेव्स होती हैं वो बेंडिंग शो करती हैं, वो किसी भी हर्डल के किनारे से बेंड हो जाती हैं। ये दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली, और किसी भी शेडो का जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो ब्राइट क्यों होता है। और बेटा कंडीशन सीखी कि अगर आप लाइट की डायफ्रेक्शन को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो उसका साइज, हर्डल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। अब लाइट चूंकि बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है, लाइट की जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की वो अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बिटवीन होती है। तो इसके लिए अगर हम लाइट की डायफ्रेक्शन को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो इसके सामने जो स्लिट रखा जाएगा उसका साइज भी बहुत छोटा होगा। बेटा जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम डायफ्रेक्शन पढ़ेंगे नैरो स्लिट के अंदर। नैरो स्लिट में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर स्लिट नैरो होगा फिर ही डायफ्रेक्शन प्रोमिनेंट होगी। तो ये बेटा टॉपिक था, आप इसको जरा दोबारा से सुनिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा मूव करते हैं लेक्चर के सेकंड पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में हमने थोड़ी एनिमेशन वीडियो देखनी है और साथ इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। जितना पोर्शन हमने थ्योरी में कवर कर लिया है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये छोटी सी एनिमेशन वीडियो देख लें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। इस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम हो, एक तो आप सबटाइटल देख सकते हैं, प्लस मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ये वीडियो डायरेक्टली उस लिंक से भी वॉच कर सकते हैं।
So the spot looks pretty good, but something about it didn't sit right there. And I think something. जी बच्चों, ये एनिमेशन वो जो लास्ट में मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था, ये उसकी आपको एनिमेशन दिखाई है कि जो सेंट्रल स्पॉट होता है शेडो का, वो ब्राइट होता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक तो हम कवर नहीं करेंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस टू आर मोर सोर्सेज, यानी किन कंडीशंस के तहत दो या दो से ज्यादा सोर्सेज बिहेव करते हैं एज कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं बेटा, ये पहले से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज हों जिनमें फेज डिफरेंस या तो ना हो, और अगर फेज डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उन सोर्सेज को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। ये फिगर नजर आ रही है आपको। इस फिगर में बेटा देखें, ये जो दोनों सोर्सेज हैं, दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेज। आपको कॉमन मेथड पढ़ाया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले, कि अगर हम किसी लाइट की वेव को दो स्लिट्स में से पास कर देते हैं, तो वो जो दोनों वेव्स ऑफ लाइट निकल रही होती हैं उसमें से दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरे नंबर पर बेटा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो फ्रिंजेस आपको नजर आ रही हैं, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्लिट सेपरेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि क्या फ्रिंजेस डिसअपियर भी हो सकती हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं बेटा। पहला ए पार्ट जो है, ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। बेटा ये इक्वेशन किस चीज की थी, ये फ्रिंज स्पेसिंग की थी, फ्रिंज विड्थ की थी। तो इसमें क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, डेल्टा वाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के स्लिट सेपरेशन के। डी इज द स्लिट सेपरेशन। बेटा डी आप जितना ज्यादा करते जाओगे डेल्टा वाई उतना कम होता जाएगा,
और डी जितना कम करते जाओगे डेल्टा वाई उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हम इसको आंसर को इस तरह से लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। If the separation between the slits increases, then the distance between the fringes decreases and vice versa. फिर बेटा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्या फ्रिंजेस डिसअपियर भी हो सकती हैं? तो यस बेटा, फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं। कैसे डिसअपियर हो सकती हैं? कि अगर हम डी को इंक्रीज करते जाएं, बेटे आप अगर डी को इंक्रीज करते जाओगे तो ये जो आपके सामने फ्रिंज पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल करीब आते जाएंगे। डी बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी ना, तो जो स्पॉट्स हैं वो करीब आते जाएंगे। अगर आप डी को बहुत ज्यादा कर देते हो तो ये ब्राइट स्पॉट्स इतने करीब आ जाएंगे कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ब्राइट स्पॉट के बिटवीन, दो ब्राइट स्पॉट के बिटवीन कोई डार्क स्पॉट है या नहीं है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपके लिए तो फ्रिंजेस डिसअपियर हो गई हैं। तो फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं बाय इंक्रीजिंग डी। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? तो यस, विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। बेटा विजिबल, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे थे। हम सोडियम लाइट लैम्प यूज करते हैं या कोई भी लेजर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। बेटा जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं तो हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का। लेकिन अगर हम वाइट लाइट यूज करेंगे तो वाइट लाइट में हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें देखें बेटा, इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल है। आप बता सकते हैं कि जहां पर येलो कलर है, जहां पर मैक्सिमा है, इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जहां पर डार्क स्पॉट है, जहां लाइट की इंटेंसिटी कम है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। बट यहाँ देखें, फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा है कि हम नहीं बता सकते कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का, कि विजिबल लाइट जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तो प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे कि फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करना, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड अदर विद रेड फिल्टर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स थे। कहते हैं एक स्लिट के ऊपर ब्लू फिल्टर लगा दिया जाए और दूसरे के ऊपर रेड फिल्टर लगा दिया जाए, यानी एक स्लिट को कवर कर दिया जाए रेड कलर के फिल्टर से और दूसरे को कवर कर दिया जाए येलो ब्लू कलर के फिल्टर से। तो व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन? तो लाइट की इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे बेटा आपको पता है कि अगर हम एक के ऊपर ब्लू कलर का फिल्टर लगा देते हैं और एक के ऊपर रेड फिल्टर लगा देते हैं, तो जो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी दोनों में से वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेंगी, वो कोहेरेंट नहीं होंगी। जब मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट नहीं होंगी तो उनसे जो पैटर्न बनने वाला है वो मैक्सिमा और मिनिमा को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हमें उन कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ, तो मिक्सचर ऑफ कलर्स नजर आएंगे। फाइव वाला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताएं यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए है या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो बेटा ये मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए, लेकिन उसमें बेंडिंग भी होती है। बेंडिंग कैसी होती है बेटा? ये स्लिट्स हैं, डबल स्लिट्स, ये यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो बेटा यहाँ से लाइट इधर जाती है और यहाँ से लाइट बेंड होकर इधर आती है। अब यहाँ से इधर भी लाइट बेंड होकर आती है, यहाँ से इधर भी लाइट बेंड होकर आती है। ये इस स्लिट में से लाइट बेंड होकर इस साइड पर भी आएगी और इधर से बेंड होकर इस साइड पर भी आएगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी साथ साथ हो रहा होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो होती ही है लेकिन बेंड भी होती है। लाइट बेंड होती है मतलब डायफ्रैक्शन होती है। तो दोनों फिनोमिना हो रहे होते हैं और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि लाइट दोनों फिनोमिना इकट्ठे शो करती है। अक्सर लाइट दोनों फिनोमिना इकट्ठे शो कर रही होती है। कुछ रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, कुछ डाइफ्रैक्ट कर रही होती हैं। तो चलें बेटा मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर वेट फुटपाथ शोज कलर्स। ये इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म्स के अंदर एक्सप्लेन हो चुका है कि अगर कोई ऑयल
वेट फुटपाथ पर गिरा हुआ है तो वो कलरफुल पैटर्न शो करता है। बताएं ऐसा क्यों होता है? मेरा ख्याल है ये आप लोगों को खुद बताना चाहिए जितना एक्सप्लेन किया था हमने लेक्चर के अंदर। तो बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब ऑयल फिल्म गिरी होती है वेट फुटपाथ पर तो उसकी कुछ पोर्शन के अंदर, लेट्स सपोज ये ऑयल फिल्म है, तो बेटा इसके इस जगह पर मे बी, क्योंकि वाइट लाइट फॉल कर रही होती है डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, तो मे बी रेड कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो, बाकी 6 कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो जब 6 कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपकी आंख की तरफ जा रहे होंगे तो आपको उन 6 कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा। और इस जगह पर बेबी ग्रीन कलर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो, बाकी 6 कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो यहाँ से लाइट जा रही होगी, ग्रीन के अलावा बाकी 6 कलर्स का मिक्सचर आपको नजर आएगा। और इस जगह पर मे बी ब्लू कलर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हो, बाकी सारे 6 कलर जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि इस जगह पर कोई 2-3 कलर जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करें, बाकी डिस्ट्रक्टिवली मीट करें। तो अगर 3 कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो यहाँ 4 कलर्स जा रहे होंगे, तो आपको 4 कलर्स का मिक्सचर इस जगह पर नजर आएगा। तो इसलिए आप इस आंसर को पढ़ें और इसको सुने, आपको होपफुली समझ आ जाएगा कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कलर्स की पाथ डिफरेंस की कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरीके से इंटरफेयर करते हैं। तो आपको मिक्सचर ऑफ कलर नजर आता है जिस वजह से जो ऑयल फुटपाथ पर गिरा होता है वो कलरफुल पैटर्न शो कर रहा होता है। अब आते हैं बेटा सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? कुड यू obtain न्यूटन रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट? क्या आप ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स ले सकते हैं? तो बेटा ये न्यूटन रिंग्स का कुछ सेटअप था, अगर आपको याद हो, ये ग्लास प्लेट थी और इसके ऊपर ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ था। रेज ऑफ लाइट आ रही थी और पार्शली रिफ्लेक्ट होती थी, पार्शली रिफ्लेक्ट होती थी, जिसकी वजह से हमें टेलीस्कोप के अंदर एक सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आ रही थी। अब बेटा कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट के साथ, ये तो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ट्रांसमिटेड लाइट के साथ क्या होगा? तो बेटा ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब है कि अगर लाइट ट्रांसमिट हो जाए यहाँ से तो फिर क्या फ्रिंजेस मिलेंगी? तो बेटा ट्रांसमिट होकर वापस कहीं से कोई रिफ्लेक्ट करती है तो यस, हमें डेफिनेटली फ्रिंजेस मिलेंगी, लेकिन उन फ्रिंजेस का जो पैटर्न है वो उसके अंदर 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा, 180 डिग्री का फेज चेंज आ जाएगा। यानी रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ हमें सेंटर में डार्क स्पॉट मिल रहा था, यहाँ पर ये देखें डार्क स्पॉट है, लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट है तो उसके साथ हमें सेंटर के अंदर ब्राइट स्पॉट मिलना शुरू हो जाएगा, तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा पैटर्न के अंदर। तो इतने ही शॉर्ट क्वेश्चन थे बेटा जो रिलेटेड थे। 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी तक टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल पढ़ें। लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज अलाउड टू फॉलो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द separation between the slits is 0.1 millimeter। बेटा ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स गिवन है और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये डी गिवन है आपको बेसिकली। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, बेटा ये आपको एल गिवन है, कैपिटल एल, तो ये एल की वैल्यू गिवन है। वेयर इंटरफेरेंस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एट वट एंगल, एट वट एंगल आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? थीटा। द फर्स्ट मिनिमम, किसकी बात हो रही है? फर्स्ट मिनिमम, बेटा ये आपको एम गिवन है। बेटा फर्स्ट मिनिमम जो होता है उसके लिए एम की वैल्यू 0 ली जाती है, ये फिजिकली क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था। फर्स्ट मिनिमम के लिए एम की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0। सो फर्स्ट मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब है हम हमें एम की वैल्यू गिवन है 0। अगर सेकंड मिनिमम होता तो एम की वैल्यू 1 लेते। बेटा मैक्सिमम, अगर फर्स्ट मैक्सिमम होता तो एम की वैल्यू 1 होती। ये डिफ्रेंशिएट समझना बड़ा जरूरी है। जो जीरोथ ब्राइट स्पॉट होता है वो सेंटर में होता है, उसके ऊपर जो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट्स हैं और उसके नीचे जो -1 वाला ब्राइट स्पॉट है उसके लिए एम की वैल्यू 1 होती है। जीरोथ ब्राइट स्पॉट बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में होता है।
व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। आपने लीनियर डिस्टेंस यानी डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा। आपने डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई ये आपने कैलकुलेट करना, तो ये आपको गिवन डाटा हो गया। अब आपको फार्मूला याद है मिनिमा के लिए, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, पाथ डिफरेंस की कंडीशन पढ़ी थी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लेमडा। तो सारी चीजें आपको गिवन है, आपने थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो डी बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो लेमडा ओवर डी बन जाएगा। और वैल्यूज पुट करने के बाद आप थीटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू लेमडा एल ओवर डी। ये फार्मूला हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करके आ रहे हैं कि दो एडजेसेंट मैक्सिमा हो या दो एडजेसेंट मिनिमा हो, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है दैट इज लेमडा एल ओवर डी। तो सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच illuminates। आपने क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी आपने लेमडा कैलकुलेट करना है। विच illuminates टू स्लिट्स, दो स्लिट्स हैं 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी उन दोनों स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है बेटा, स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.5 मिलीमीटर इज डी, तो 0.5 मिलीमीटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड है, 200 सेंटीमीटर, यानी स्क्रीन और स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है बेटा, स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। तो ये आपको कैपिटल एल गिवन है, 200 सेंटीमीटर। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बच्चों, एम की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का मतलब है सेंटर वाली नहीं, सेंटर वाली से ऊपर या सेंटर से नीचे। तो एम की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मींस एम की वैल्यू 1 इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस, यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये बेटे आपको वाई गिवन है। डेल्टा वाई और वाई में फर्क है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा वाई में और वाई में क्या फर्क है। डेल्टा वाई जो होता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा। जबकि वाई क्या होता है, वाई होता है किसी भी मैक्सिमा का या किसी भी मिनिमा का सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस। तो वाई इज द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा, इस केस के अंदर मैक्सिमा का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो आपको वाई गिवन है और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो बेटा किसी भी मैक्सिमा का अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है टॉपिक के अंदर, y इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी। यहाँ से चूंकि आपको बाकी सारी चीजें गिवन हैं, आपने लेमडा कैलकुलेट करना है, तो लेमडा इधर रहने दें, बाकी सारी चीजें उधर जाएंगी, डी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वाई डी बन जाएगा। और एम और एल इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाकर डिवाइड होंगे। बाकी वैल्यूज सारी गिवन है, आप डाटा देख के वैल्यूज रिप्लेस करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। लेट्स मूव ऑन थर्ड न्यूमेरिकल। बेटा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बात किसकी हो रही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। बेटा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब है हम m की वैल्यू 2 रिप्लेस करने वाले हैं। अगर सेकंड ऑर्डर मिनिमम होता तो m की वैल्यू 1 रिप्लेस करते, लेकिन यहाँ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम है सो हम m की वैल्यू को 2 लेंगे। थीटा आपको गिवन है बेटा 0.25 डिग्री। बेटा आपको बताया था ना कि थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो आप चेक करें, आपको न्यूमेरिकल में भी गिवन है थीटा 0.25 डिग्री, वेरी स्मॉल थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0.25 डिग्री गिवन है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको लेमडा गिवन है, लेमडा कितनी है बेटा 650 नैनोमीटर। डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आपने डी कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैक्सिमा की बात हुई है ना, ऊपर मैक्सिमा है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन थी उसके लिए ये फार्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें आपको ये 9.1 इक्वेशन नजर आएगी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ से अगर डी कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह पर जाकर डिवाइड होगा, और सारी वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। फोर्थ न्यूमेरिकल है मोनोक्रोमेटिक लाइट
ऑफ वेवलेंथ, आपको लैम्डा गिवन है बेटा, लैम्डा गिवन हो गया, इज अलाउड टू फॉल ऑन हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1, इतनी वेवलेंथ की लाइट हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर फॉल करती है मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर में। यानी किसका क्वेश्चन है ये, मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में। इफ मिरर M1 इज मूव्ड थ्रू, अगर मिरर M1 को मूव करवाया जाए, बेटा मिरर M1 को जब हम मूव करवाते हैं तो वो डिस्टेंस L होता है 0.23 मिलीमीटर, यानी मिरर M1 को कितना मूव करवाया, 0.23 मिलीमीटर्स, L इतना है। हाउ मैनी फ्रिंजेस, आपने क्या बताना है, फ्रिंज शिफ्ट बतानी है। बेटा आपको टॉपिक में बताया था फ्रिंज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ, यानी आपने M कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये आपने M निकालना है। तो आपको याद होगा फार्मूला माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर वाला, L इज इक्वल टू M लैम्डा ओवर 2। तो लैम्डा भी गिवन है, L भी गिवन है, M कैलकुलेट करना है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इधर आकर डिवाइड होगा, ये 792 फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी। यानी अगर इतनी वेवलेंथ की लाइट फॉल कर रही हो और 0.233 मिलीमीटर मूव करवाया जाए M1 को, तो M1 के मूव करने से इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी 792। तो यहाँ तक की बेटा हमारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, यहाँ तक की अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर भी करना है आप लोगों ने। थैंक यू।